आज हम बात करेंगे मेडिटेशन का जो फिज़िकल स्तर है, जो शारीरिक स्तर है, उस पे क्या असर पड़ता है। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो था, पॉडकास्ट था, सॉरी मुझे बार बार आदत पड़ गई है वीडियो बोलने की। तो लास्ट पॉडकास्ट था, उसमें हमने ये देखा कि जो प्राण शरीर है उस पे कैसे असर होता है। प्राण शरीर में ही नाड़ियाँ होती हैं और चक्रास होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, बाय द वे इन सब चीज़ों पे मेरे को भरोसा नहीं था, टू बी रियली ऑनेस्ट। मतलब अपनी मम्मी कसम खा रहा हूँ मैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये मतलब बुक से पढ़ के बता रहा हूँ। नहीं, मेरे को पहले एक्चुअली बोध हुआ। तो जब मेरे को ये सब चीज़ें एहसास होने लगी, सेंसेशंस हुए और पहले एक्सपीरियंस हुआ इन सब चक्रों का, नाड़ियों का, तब मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि क्या इसका कहीं वर्णन है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने रिसर्च करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि 7 चक्र होते हैं। और जब मैंने पहली बार ऐसा देखा कि 7 चक्र होते हैं, तो मुझे शक्तिमान की याद आई, क्योंकि शक्तिमान में वो जब शक्तियां जगाते थे तो वो 7 चक्रों का वो दिखाया जाता था। उस वक्त पहली बार मैंने जो 7 चक्र की जो भूमिका, जो या कह सकते हैं जो 7 चक्रों की जो छवि जो मैंने देखी, वो शक्तिमान के सीरियल में देखी थी। तो यहाँ से मुझे जब एक्सपीरियंस हुआ, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ नॉट अ थ्योरी थिंग, because see, if it is experience, then only I can talk about it. Maybe it is not an experience for you, you are just doing a sadhana or something like that, but I am making this podcast for the people who are 4 years 5 years down the line in sadhana. They wanted some answers and all that, क्योंकि मेरे पास भी उत्तर नहीं थे उस वक्त। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, तब मुझे पता चला। उस वक्त इतना कंटेंट नहीं था यूट्यूब पे। तो आज हम देखेंगे शारीरिक स्तर पे क्या असर होता है साधना करने का। तो कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि ये बताइए कि अगर प्राण बढ़ता है सोते वक्त और मेडिटेशन करते वक्त भी अगर प्राण बढ़ रहा है, तो निद्रा का क्या असर है। क्या मेडिटेशन करने से सोने का कोई असर होता है या नहीं होता है। मतलब क्या मेडिटेशन करना ही इनफ होता है और सोने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी ने पूछा था। तो उसके लिए देखिए क्या है सीन, कि ये कभी कभी तो आपका काम करेगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, कभी कभी तो ये काम करता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और एकदम से आपको फिर सोने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 95% ऑफ द टाइम आपको सोना पड़ेगा मेडिटेशन करने के बावजूद भी, क्योंकि मैं इतना विग्रस साधना नहीं करता हूँ। ये उसके लिए जो विग्रस साधना करता है। अब भाई मान लीजिए 4-5 घंटे की साधना है, उसमें ही आप सो जा रहे हो। में आप क्या, समाधि का मतलब क्या है, आप सो ही रहे हो, तो बॉडी तो रिपेयर हो ही रही है। अब आप कर रहे हो 1 घंटे की साधना, बॉडी को कितना आइडियल चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो 6 घंटे 5 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो हिंदुओं के हिसाब से और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी अगर देखा जाए, जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो 4 से 5 घंटे से 6 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन साधना में 1 घंटे की कर रहे हैं, तो उसमें कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 घंटे की साधना हमें नींद दे देगी। हाँ, हो सकता है कि नींद आपकी एक्सटेंड हो जाए। मान लीजिए आप 5 बजे सोने वाले हो, तो आप सो गए अब 7 बजे 8 बजे, 3 घंटे आपके खिंच गए। लेकिन सोना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो कभी कभी ये काम करेगा, कभी कभी काम नहीं करेगा। तो ये आपका जवाब था। तो 1-2 लोगों ने और बोला था कि आप नकारात्मक शब्दों का उपयोग ना करें। तो ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं ना करूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा लोगों का टेंशन होती है कि वो शब्द ज़रूरी है निकालना। वो वही शब्द एक्चुअली डेडिकेट करते हैं उनको, है ना। क्योंकि एक्चुअली में अगर आपको देखो तो ये दुनिया आपको सी समझ रही है ना, और आपको महान बनना है लोगों के सामने। लेकिन मैं आपसे आके अगर ये बोल दूं 12 साल की उम्र में कि आप महान हो, तो अब आपके माँ बाप का क्या असर होगा आपके ऊपर। आपके जो टीचर्स हैं स्कूल में, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनका क्या असर होगा। वो सब तो आपको महान बनाने में लगे रहेंगे। लेकिन एक्चुअली अगर आपको ये पता चल जाए कि आप ऑलरेडी महान हो,
कई लोग कहते हैं कि हम अच्छा आप महान मान लिया, लेकिन आपके पास कार नहीं है, आपके पास गाड़ियाँ नहीं है, आपके पास बंगला नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, पैसा नहीं है जितना होना चाहिए, तो उन लोगों से जो ये कहते हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन होता है कि आपके पास अगर है तो आपने क्या उखाड़ लिया? आपको कौन सा बहुत परम सुख मिल गया, चैन मिल गया, सुख शांति? देखिए, एक है मनी सर्वाइवल के लिए, उसके लिए तो आपको शिद्दत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा मटेरियल का, भौतिक का, उसके बाद आपको वो मिलेगा। लेकिन एक है कि आप एक लेवल तक पहुंच चुके हो। अब वो लेवल क्या होता है आपने अपने हिसाब से अलग अलग, आप गांव में रहते हो 50,000 बहुत है, आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो 2.5 लाख रुपए कंफर्टेबल लाइफ के लिए चाहिए, है ना। आप मुंबई में रहते हो तो 4-5 लाख रुपए चाहिए, और अगर आप बाकी और भी जैसे छोटे मोटे शहर में हो तो 50-60 हज़ार में आपका चल जाएगा, 70,000 बहुत है, आपका बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनफैक्ट साधना, आत्मज्ञान, माइंड की परतें, ये सब खोलने के बावजूद भी, ऑब्जर्वेशन सीखने के बावजूद, क्वेश्चनिंग सीखने के बावजूद भी, आपके जिंदगी में एक पॉइंट आएगा जहां आपको लगेगा अब मैं क्या करूं। तो पैसे के लिए बिजनेस मत करो, पैसे के लिए एंटरप्रेन्योरशिप मत करो, चैलेंजेस के लिए करो। तो चैलेंज चाहिए ही चाहिए आपको पूरी जिंदगी, जब तक आप मरते नहीं हो। उस चैलेंज को आप अच्छे से करते हो तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। कई लोग कहते हैं कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं क्योंकि पैसे कमाने, नहीं, मार्केटिंग इसलिए करनी है क्योंकि मार्केटिंग दैट इटसेल्फ इज मनी फॉर यू। मार्केटिंग दैट इटसेल्फ इज डायमंड्स फॉर यू, गोल्ड फॉर यू, ज्वेलरीज फॉर यू। दैट इटसेल्फ इज द एंड गोल, वो ही अंतिम चरण है। कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, कर्म ही फल है, फल ही कर्म है। समझने की कोशिश करो, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर का मतलब यह है कि कर्म ही फल है, आपका फोकस ही कर्म पे होना चाहिए, क्योंकि कर्म को करते वक्त भी फल मिलता है। आपने कुछ उखाड़ लिया, आपने लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केटिंग में आपके वेबसाइट पे विजिटर्स नहीं आ रहे हैं, आपने कहा कि यार चलो ठीक है, मैं अच्छा बाय द वे मैं एक चीज़ बताना, डिस्क्लोज करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो मैंने मार्केटिंग का एक चैनल चालू किया है, नीचे लिंक आ गई है, आप नीचे लिंक करके पहली वीडियो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, और आगे भी मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा, है ना। थोड़ा सा मैं अभी उस पर फोकस नहीं हो पा रहा हूँ। बीच में मैंने एक पॉडकास्ट किया था अपने एक स्टूडेंट के साथ, वो पॉडकास्ट गलती से डिलीट हो गया, तो उसमें वॉइस का प्रॉब्लम हो गया। बट एनीवे, कई लोग कहते हैं कि जिम करो सेहत बन जाएगी, जिम करो सेहत बन जाएगी, जिम करो सेहत बन जाएगी। अरे चाचा, जिम करने से सेहत नहीं बनानी है, जिम ही सेहत है। मतलब क्या? जो मीडियम है वो जिम है, नहीं, ऐसे मत देखो इसको। हम फिटनेस को एंड गोल मानते हैं, हम सेहत को, स्वास्थ्य को, 6 पैक ऐप, फैट कम करना है, लीन होना है, चर्बी घटानी है, ये सब हम एंड गोल मानते हैं। दीज थिंग्स वी ऑल फोकस ऑन, बट एक्चुअली ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। मजा जिम में ही है, वैसे ही कर्म में ही फल है। कर्म किए जा फल के, फल सिर्फ जो एंड गोल है वो आपका सिर्फ ये पॉइंट आउट करने में हेल्प करता है, एंड गोल आपका सिर्फ ये पॉइंट आउट करने में हेल्प करता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, दैट्स इट। उतना ही सिर्फ रोल है एंड गोल का। कई लोग बोलते हैं कि पैसे कमाने शादी करनी है, पैसे कमाने शादी करनी, शादी के लिए पैसे नहीं है, 10 लाख रुपए चाहिए, शादी करनी है, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली जाएगी। मेरे गर्लफ्रेंड के जो पिताजी हैं, यानी जो मेरे होने वाले ससुर जी, वो किसी और से करवा देंगे शादी। मैं क्या करूं? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे गहने देने हैं। लड़की वाले तो रेडी हैं पैसे खर्च करने के लिए, लेकिन मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है, और मैं 10 लाख रुपए कहां से लाऊं? मैं बैंक से पर्सनल लोन नहीं ले सकता,
शादी के बाद जिंदगी झंड हो जाएगी, क्या करें? नर्क हो जाएगी जिंदगी, दूभड़ हो जाएगी, क्या करें? तो मैं उनसे मैं जब ऐसा मेरे पास होता है तो मैं हमेशा ऐसे ही कहता हूं कि अगर ऐसी गर्लफ्रेंड ही है आपकी जो आपको ये कहने पे मजबूर कर रही है कि अच्छी जॉब कर लो, चलो यहां तक ठीक है, वो ये कह रही है कि 10 लाख रुपए शादी में लगा दो कहीं से भी लाके तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी गर्लफ्रेंड के साथ आपको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसी लड़की वैसे होती नहीं है, पर मैं आइडियल लड़की जो शादी करने के लिए अच्छी हो उसका मैं कुछ जिक्र करता हूं आपसे। एक ऐसी लड़की जो सब कुछ होते हुए भी आपको बस थोड़ा सा पुश करे, बट कंपल्सिव ना हो आपके ऊपर। वो ये कहे ठीक है तुम 10 लाख रुपए शादी में लगा सकते हो, नहीं लगा सकते ठीक है हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अगर ये हो पा रहा है, ऐसा है, होता नहीं है, संभव नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि सबको ज्वेलरी चाहिए। जी यहां पे लड़कियां मेरे को सुन रही हो, बुरा मत माने, लेकिन आप सभी का सपना होगा कि आपको पार्टी करनी है। शादी के वो 3 दिन, मेहंदी, सगाई और ये वो सारी चीजें, ये सारी चीजें एक सपना होता है एक स्त्री का, एक लड़की का सपना होता है। उसको सजना है, उसको मेकअप करना है, उसको मेहंदी लगवानी है, उसको हल्दी करवानी है, उसको जोड़ा बनवाना है, और क्या बोलते हैं, लहंगा, व्हाटएवर, मेरे को तो टर्म्स भी नहीं याद है ये क्या होता है, ये करना है, वो करना है। तो ये उनका सपना होता है। अब ऐसे में अगर आप किसी लड़की से शादी करने वाले हो और अगर आप बोलो कि भाई हम तो 10 लाख रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, तो तुरंत आपका टाई टाई फिस हो सकता है, उसी वक्त ब्रेकअप हो जाएगा। क्योंकि ऐसी लड़की जो पार्टी करना चाहती है और आपकी सोच उससे नहीं मिल रही है, तो मैं जज नहीं कर रहा हूं, पर आपको नहीं रहना चाहिए उसके साथ। अगर आपको भी पार्टी करने का शौक है, अगर आपको भी दिखावा करने का शौक है, वोक्सवैगन देनी है दहेज में या बुलेट लेनी है दहेज में, ये सब करने का आपको भी शौक है और लड़की को भी शौक है, तो आपकी अच्छी बनेगी। और ये मैं जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी बनेगी नहीं। जैसे मेरे साथ क्या है कि अगर मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए रेडी हूं तो मेरे से शादी करो, मैं पैसे नहीं खर्च कर पाऊंगा, सॉरी। इनफैक्ट मेरे पास पैसे होंगे भी तो भी नहीं खर्च करूंगा मैं, क्योंकि मुझे दिखावा करने का कोई शौक नहीं है। मैंने अपने घर वालों को साफ बोल दिया था, मैंने कहा आप आओ चाहे ना आओ, शादी तो होके रहेगी। तो मेरे घर वाले दे वर शॉक्ड कि, क्योंकि मेरे घर वालों को पार्टी करनी थी। मेरे घर वाले कहते हैं 750 लोग बुलाएंगे। मैंने कहा 7 लोग मैक्स आ सकते हैं, 7 लोग। तो फिर झगड़ा कर करके 70 किया मैंने कहा चलो 70 लोग बुला लेना, मैंने उससे ऊपर नहीं हो पाएगा। कहते हैं ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, बेइज्जती करवाओगे क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आपको यही लग रहा है तो यही सही, बेइज्जती ही सही। मेरी जिंदगी में ये सब इट्स ऑल लाइक डस्ट, इट इज ऑल लाइक गंध, मिट्टी, it is all like dust. It's not important for me because I know only for 3 days you enjoy. People are coming, eating. समोसे में नमक कम है, कचौड़ी में नमक कम है, पनीर सही नहीं थी, अरे इनके यहां तो गाजर का हलवा ही नहीं बना, ठंड का टाइम चल रहा है। They come for eating. They judge the bride and the groom, and the bride and the groom have this vasana of parties. They want to do party, जश्न करना चाहते हैं। I am not with all these things. I don't consider these things. I don't want to judge. You can do whatever you want, but I don't think so that is necessary because it is not matching with my personality right now. I don't think so that is important. That is the essence. तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि भाई ये करना, मैंने कहा कुछ नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो बहुत घनघोर झगड़ा हुआ घर से मेरे। तो कुछ चीजें हैं जहां पे आप घर वालों से दूर नहीं जा सकते। शादी वादी का डिसीजन है, इसमें घर वाले भी इन्वॉल्व ही होंगे, है ना। पर मैंने साफ साफ बोल दिया था, मैंने कहा था देखिए अगर आप लोग पार्टी करनी है तो मैं पार्टी में एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। तो बहरहाल मेरा कहने का बस ये मतलब है कि
जो ये लोग कहते हैं ना कि आपको महान बनना है, शादियां करके, कारें खरीद के, प्रॉपर्टीज बंगला खरीद के, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप ऑलरेडी महान हो, आपको महान बनना नहीं है। आप ये सब इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, एक्यूमुलेट करके अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हो। मैं पहले ही स्टेप में आपसे आके बोल रहा हूं कि आप बहुत बड़े हो और ये रियलिटी है। और आप सब कुछ इकट्ठा कर लो, उसके बाद भी आपको लगेगा आप बड़े हो, पर एक्चुअली में आप बहुत ही छोटे प्राणी हो, क्योंकि आपको रियलिटी पता ही नहीं। आप रियलिटी से कोसों मील दूर हो, आप सत्य से कोसों मील दूर हो। तुम्हारी शुरुआत ही हुई है झूठ से, असत्य से। असत्य में ही तुम जी रहे हो, असत्य में ही तुम मर रहे हो। सत्य है नहीं तुम्हारे जीवन में कहीं। सत्य तुमको बताया जाए तो तुम भाग जाते हो। कई लोग कहते हैं कितने सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में क्यों नहीं आ रहे? नहीं आएंगे वो। आपको क्या लगता है? 0.01% लोग सिर्फ इंटरेस्टेड हैं रियल स्पिरिचुअलिटी में। 95% लोग इस दुनिया में, 800 करोड़ की आबादी है, 95% लोग इंटरेस्टेड नहीं है अध्यात्म में। बाकी के जो 5% में से 4% लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, पर मेडिटेशन की कोई एक शाखा है उससे संबोधित है, या फिर तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, अघोड़ के बारे में जानना चाहते हैं, थर्ड आई के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडलिनी के बारे में जानना चाहते हैं। उनसे बातें करो, जादुई बातें करेंगे, कहेंगे कि अघोड़ ये होता है, वो होता है, ये होता है, ये होता है। मैं ये सब चीजें बताता तो हूं कि साधना में क्या होता है, चक्र क्या है, इंद्रियां क्या है, लेकिन मैं हमेशा यही मेरा गोल रहता है कि आप पहले इस पे फोकस करें कि आप कौन है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको क्यूरियोसिटी उठेगी कि चक्र का साइंस क्या है, नाड़ियों का साइंस क्या है। थोड़ा बहुत आपने तंत्र वगैरह देख लिया, समझ लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन आपकी अगर सेंटर पॉइंट ही वही है, आपका जो मेन फोकस है वो है तंत्र के बारे में जानना, भूत प्रेत पिशाच के बारे में जानना, अघोड़ के बारे में जानना, कुंडलिनी के। इसीलिए जय कृष्णमूर्ति इसके बारे में बात नहीं करते थे। मैं तो फिर भी इन शब्दों का नाम ले लेता हूं। आप देखोगे कि तो मैं इन सबको, मुझे हर चीज पता है, ओवरव्यू सबका पता है, डीप नहीं पता, मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी नहीं है उसकी। मुझे अघोड़ के बारे में भी पता है ये कैसे काम करता है, तंत्र के बारे में भी पता है, तीसरी आंख और ये कंठ जो होता है, थ्रोट चक्र जिसको बोलते हैं, विदुष, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, विदुष्टि या कुछ जिसको, एनीवे। तो ये सब मुझे पता है क्या होता है। अगर आप एनर्जी को थ्रोट पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे डायमेंशन में एंटर कर रहे हो जहां पे यू विल बी फीलिंग ऑल दीज नेगेटिव एंटिटीज और व्हाटएवर। सो इसीलिए इस पे बात नहीं करी जाती है, और इसका कलर नीला होता है। तो भगवान शिव जो है वो इसको एक्टिव करके बैठते हैं, ऑल्दो उनका फोकस इस पे ज्यादा रहता है। उनका एक रूप है नीलकंठ, इसीलिए बोलते हैं। एनीवे, तो कहने का ये मतलब है कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप क्या हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि इतना प्रेशर है कि आपका आत्म हत्या करने का मन करेगा। सोसाइटी का इतना ज्यादा प्रेशर है, इसकी कोई हद नहीं है कि आप सी हो और आपको महान बनना है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि महान की कोई एंड नहीं है। अगर आप IAS IPS भी बन जाओगे तो आप फिर कहोगे कि यार मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है मैं रेंज रोवर खरीद सकूं, क्योंकि आप कहीं भी पहुंच जाओगे। अगर आप रेंज रोवर खरीद लोगे तो आपको रोल्स रॉयस पे नजर जाएगी। रोल्स रॉयस खरीद लोगे
तो आप कहोगे प्राइवेट जेट खरीद ले। प्राइवेट जेट खरीद लोगे तो कहोगे अरे यार बड़ा वाला प्राइवेट जेट खरीद ले, ये तो 27 सीट्स का है, हमें तो 150 सीट वाली चाहिए, 100 सीट वाली चाहिए। उनके पास देखो 100 सीट वाला है, उनके पास हेलीकॉप्टर भी है। फिर अब तो स्पेसएक्स लॉन्च हो जाए, रॉकेट भी खरीदेंगे लोग अपने अपने। फिर आप कहोगे कि अरे उनके पास तो मंगल ग्रह पे ज़मीन भी है, उनके पास तो चांद की ज़मीन भी है ना। तो इसका कोई एंड नहीं है, आपको पूरी दुनिया भी दे दे, आखिरी में आप पगला जाओगे और टाइम खत्म हो जाता है। जब तक आप सब कुछ करते हो, आप देखो रतन टाटा के पास सब कुछ है पर टाइम खत्म हो गया है। ही इज अ वेरी नाइस मैन, जेंटलमैन, ऑल्दो ही हैज नेवर अब्यूज्ड मटेरियल, never did any show off. I really respect him, but he has everything, but the time is not there. Everything now he has. पहले भी था बट अब और ज्यादा एक्सपैंड हो गया उनका टेरिटरी। तो कुछ दिन पहले मेरा भाई, एक दोस्त भाई की तरह है, पीछे बैठा, कहता है कि भाई घर होना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि तुम मरने वाले हो। तो ही वॉज flabbergasted. He was totally चकित रह गया, वो टोटली सरप्राइज्ड कि ये कैसे बातें हो रही हैं। इनको लगता है दुनिया मरती है, मेरे आसपास घर वाले मर रहे हैं, रिलेटिव मरते हैं, दोस्त मरते हैं, हम नहीं मरेंगे। करोगे क्या? अगर आप सच में देखो घर खरीद के आप क्या करोगे? अगर आप सच में उसकी रियलिटी देखोगे, अगर आपके अंदर घर खरीदने का सपना है कि हमारा घर होना चाहिए, एक मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी, बोलती थी बाबू एक 3 BHK का घर होना ही चाहिए। मैंने कहा 3 क्यों, 4 ले लेते हैं। कहती हाँ ये भी सही है। उस वक्त तो मैं काफी माया में था, तो मेरा भी सपना उसका सपना था, उसका सपना मेरा सपना था। लेकिन जब वो किसी और के साथ सो गई, तब अगेन अदृश्य हाथ पीछे आए, मेरे अदृश्य हाथ, और उन्होंने वापस और गहराई में अध्यात्म में मुझे धक्का दे दिया। अब आप कहोगे कि अध्यात्म ही हर चीज का सलूशन है, बिल्कुल हाँ, लेकिन अध्यात्म में गहरा जाने की ताकत कहां से आएगी? उसके लिए आपको भगवत गीता का श्लोक पढ़ना पड़ेगा। वो श्लोक ये है कि 2 कारणों से सिर्फ बदलाव आता है। एक है कि आपको घनत्व इच्छा हो किसी चीज की, ज्वलंत इच्छा हो, बर्निंग डिजायर हो, ज्वलंत। और दूसरा है कि आपको घनघोर क्राइसिस हो, मतलब इतना भयानक दुख हो इसकी कोई हद नहीं है। और ब्रेकअप से भयंकर दुख नहीं है, इट इज सिंपली लाइक डेथ, किसी की डेथ हो गई। तो आज टॉपिक पे मैं वापस आता हूं, और फिजिकल इस पे क्या असर पड़ता है। सॉरी इतना मैं ड्रैग कर दिया। फिजिकल क्या इस पे असर पड़ता है, मैं उस पे जल्दी से एक बार चोट मारता हूं इस पे। देखिए, शारीरिक स्तर पे अगर देखें तो पीनियल ग्लैंड करके एक ग्लैंड होता है हमारे अंदर, उस पे सबसे ज्यादा इसका असर होता है। ये जो ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है सेरो और मेला, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। ये ग्लैंड जब मेलाटोनिन ज्यादा सिक्रीट करता है तो हमें डीप स्लीप आती है। नॉर्मल इंसान में जब ये ग्लैंड, लाइट आप बंद कर देते हो तो ये सिक्रीट करता है, उससे हमें गहरी नींद आती है। जब ये सेरो और मेला हमारे ओवर थिंकिंग से स्टिमुलेट हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, या इन लोगों का जो असर है वो होने लगता है ओवर थिंकिंग की वजह से, तो हमें ड्रीमिंग ज़्यादा आती है। जैसे मेरे घर में कई लोगों को ड्रीम आते रहते हैं कि आज दांत निकाल लिया, बंदर आया कंटाप मार के चला गया, या सांप ने काट लिया, कुछ भी व्हाटएवर, उसका फिर हम मीनिंग निकालते हैं, जबकि इट इज ऑल मीनिंगलेस। ड्रीम्स में कुछ भी हो रहा है आपके, उसका कोई रियल जिंदगी से मतलब नहीं है। ड्रीम आने का मतलब ही यही है कि आपका मन सो नहीं पा रहा है। आप कभी गहरी नींद में, जहां पे ड्रीमलेस स्टेट होती है, जो सबसे लास्ट स्टेट होती है, 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, उसमें अगर आप सर्च करोगे सबसे लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है डीप स्लीप की। उसमें कोई ड्रीम वीम नहीं आता।
तो जब इसके बैलेंस कम हो जाता है, ये जो हार्मोन्स हैं, तो ड्रीम्स आते हैं। और ड्रीम्स ज्यादा आते हैं, अगर रोज आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग में ग्रसित हो, क्योंकि स्टेट ऑफ फ्लो बना हुआ है ना। इसके ऊपर एक सेपरेट मैं पॉडकास्ट करूंगा। व्हाट इज अ स्टेट ऑफ फ्लो? आप एक गाड़ी को भगा रहे हो, अब वो गाड़ी को आप भगाते भगाते गाड़ी को छोड़ दो, तो गाड़ी क्या रुक जाएगी? क्या गाड़ी तो भागती रहेगी, है ना, गाड़ी भागती रहेगी। वैसे ही जब आप सपना देख रहे हो, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप ओवर थिंकिंग में ज्यादा रहते हो। अब आपका माइंड एक फ्लो में है थिंकिंग करने के लिए, ओवर थिंकिंग करने के लिए, विचार लाने के लिए, विचार फेंक रहा है आपका माइंड। अब आप सो गए, तो क्या विचार फेंकना रुक थोड़ी जाएगा? क्योंकि लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ फ्लो या स्टेट ऑफ फ्लो तो है ना, बना हुआ है। तो जागरूक अवस्था में ही आपको अपने विचारों को पहले रोकना पड़ेगा। थोड़ा उसकी जो गति है, जो गतिमान हो गए इतने सारे, उसको रोकें। जितना से जितना ज्यादा हो सके इसके ऊपर कंट्रोल अगर आ जाए आपका। देखिए, मैंने थिंकिंग वाले चैप्टर में क्या बोला था, जो पॉडकास्ट था, अगर आपने नहीं सुना नीचे जाके देखिए, व्हाट इज थिंकिंग। उसमें मैंने बोला था 2 तरीके की थिंकिंग होती है, एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री थिंकिंग वो होती है जो अपने आप हो रही हो, सॉरी हमारे कंट्रोल से हो रही हो, और इनवॉलेंट्री वो होती है जो अपने आप हो रही हो। ठीक है, तो ये जो इनवॉलेंट्री थिंकिंग है, ये रुक जाती है साधना करने के बाद अपने आप। और वॉलेंट्री थिंकिंग क्या होती है, वो हमारे हाथ में है। जैसे हम सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो ये वॉलेंट्री थिंकिंग है। चिंतन ये है ओवर थिंकिंग। ठीक है, चिंतन जो है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, चिंतन जो है वो वॉलेंट्री थिंकिंग है, और चिंता जो है वो हमारा इनवॉलेंट्री थिंकिंग है। तो जब ये एनर्जी लेवल बढ़ता है प्राण शरीर में, तो शारीरिक जो भौतिक शरीर है उसमें एक ऐसी गतिविधि होती है जिसमें पीनियल ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होता है। अब पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्चर्स हैं। डिस्कवरी चैनल पे भी इसका एक बहुत अच्छा वो बना डॉक्यूमेंट्री है कि मेडिटेशन करते वक्त पीनियल ग्लैंड पे क्या असर होता है। तो ये इसी को जो ये रस फेंकता है, इस रस को अमृत बोलते हैं। इसी रस को हम अमृत बोलते हैं। इसको इंग्लिश में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बोलते हैं। मेला स्पेशली ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये मेला ही क्यों है? क्योंकि एक मेलाटोनिन ही है जो आपको डीप स्लीप में ले जाता है, और एक मेलाटोनिन ही है जो आपको समाधि में ले जाता है। मेलाटोनिन ही रिस्पॉन्सिबल है समाधि के लिए और डीप स्लीप के लिए। डीप स्लीप से अगर उसका कनेक्शन है तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली समाधि से भी कनेक्शन होगा। व्हाट इज समाधि? जहां पे कोई थॉट नहीं है, दैट इज समाधि। समाधि का भी मतलब कई लोगों ने गलत मान लिया है। बुद्धि जब आपकी न्यूट्रल हो जाती है, धी का मतलब होता है बुद्धि, सम का मतलब होता है न्यूट्रलिटी, शून्य, सम का मतलब होता है शून्य। तो शून्य बुद्धि, बुद्धि का कंस्टिट्यूएंट है विचार, थिंकिंग। अगर बुद्धि आएगा तो वहां पे थिंकिंग भी आएगी, थॉट भी आएगा, लॉजिकल माइंड भी आएगा, क्वेश्चनिंग भी वहीं आएगी जहां बुद्धि है। भावनाएं मन में आती हैं, फीलिंग्स मन में आती हैं, इमोशनल माइंड में आती है। एनीवे, तो ये होता है। अब इसके बाद क्या होता है? जब ये सिक्रीट होने लगता है बहुत ज्यादा, तो आपका जीवन जो है वो बिना इंद्रिय विषयों के खुश रहने लगता है। और क्रोध भाव जो है वो कम हो जाता है। अभी आपको छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है। किसी ने कुछ बालों के बारे में कह दिया, आज अच्छी नहीं लग रही हो, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, गाड़ी सही से नहीं चला रहे हो, ये कैसे वॉक करती हो, ये कैसे बात करती हो, ये लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही हो। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ये सब कुछ नहीं हुआ। यूट्यूब पे कुछ नेगेटिव कमेंट निकाल दिया किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। जब मैं अभी रिसेंटली क्वेश्चनिंग सेशन में गया था संदीप महेश्वरी जी के,
तो वहां पे मैंने उनको ये जो इरिटेशन वाला पॉइंट है वो मैंने इसीलिए बोला था, क्योंकि जब मैंने रीइंकार्नेशन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा तो ही गॉट इरिटेटेड. नॉट दैट he was so much expressive of it, but I was feeling कि he was getting angry because I am asking this ridiculous question. And then he was also getting irritated when I was counter questioning him. जब उन्होंने कुछ क्वेश्चनिंग के ऊपर मेरा एक विवाद बीच में हुआ था, उन्होंने कहा कि वैसे तो एडिट हो गया, पर आप देखोगे ना दोबारा क्वेश्चनिंग वाला सेशन तो आपको समझ में आएगा कि मैं वहाँ पे काउंटर कर रहा हूँ उनको. तो मैंने जब काउंटर किया उनको तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा सर देखिए, क्वेश्चनिंग तो आप तभी कर सकते हो ना जब आपका मन खुश है, या कुछ ऐसा कुछ मैंने बोला था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कुछ. तो उन्होंने कहा था मन तो खुश ऐसे तो साइंटिस्ट भी होता है, वो भी एक अपना काम कर रहा है, तो क्या वो खुश है? पता नहीं, कुछ ऐसा था, व्हाटएवर, मुझे भी याद नहीं आ रहा. मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात कर चुका हूं, मैं याद नहीं आ रहा. बट एनीवे, द पॉइंट इज ही गॉट इरिटेटेड बिकॉज आई वाज काउंटर क्वेश्चनिंग इट, एंड देन आई गॉट इन द रीइंकार्नेशन क्वेश्चन, एंड ही टोल्ड कि भगवत गीता, मैंने कहा भगवत गीता में रीइंकार्नेशन के बारे में जिक्र है, तो बोलते हैं कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है, जैसे लिखा हुआ है. तो आई वॉज लाइक ठीक है, मतलब ये तो एक श्लोक है, मतलब और भी श्लोक है जहां पे साफ साफ वर्णन है अगर आप पढ़ोगे तो, पर ये मुझे बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है जैसे एक आदमी कपड़े बदलता है. तो उन्होंने कहा जैसे लिखा हुआ है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब ही वॉज स्टेटिंग दैट इट वॉज एन एग्जाम्पल, बट इट इज नॉट जस्ट वन श्लोक. आप अगर भगवत गीता पढ़ो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये जैसे वैसे नहीं लिखा हुआ हर जगह, एक दो जगह जैसे लिखा है बस. अगर साफ साफ लिखा हुआ उसमें कि ये होता है, तो वो मुझे बोलने नहीं दिया गया. एंड देन ही टोल्ड मी, मैंने रीइंकार्नेशन के ऊपर पहले सेशन कर रखा, आप जाके देख लीजिएगा. तो मैंने कहा सर मैंने वो देख रखा है जिसमें आप हायरार्की की बात कर रहे हो. तो देन एवरीबडी गॉट स्टूड अप एंड वेंट अवे. तो लास्ट सेशन मेरे को ये दिमाग में मेरे घूमता रहा. फिर मैं दोबारा जब अप्रैल में गया 4 महीने बाद, एक और सेशन में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे मैंने उनसे सॉरी बोला. वो पूरा मीम भी वायरल हो गया था बहुत गंदे तरीके से, आपको भी पता होगा. तो and finally then he gave into the controversy and everything was but obvious. What I'm trying to state over here is कि he was angry. जब वो लड़का आता है तो बोलता है कि डेकार्ट घोंचू है, तो वहां से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि I'm not judging anything, I'm just telling कि why I am taking this point is that साधना का विरोध मत करो. ये इतना गुस्सा आया, इतनी कंट्रोवर्सी हुई प्रखर के साथ, इनके साथ, उनके साथ, सबकी कंट्रोवर्सी हुई, बवाल हुआ, केस तक हो गया, ठीक है. फिर आपने इधर से लौंडे लेके गए वहां पे गाली बकवाने, फिर वहां से लौंडे इधर आ रहे गाली बकने, फिर आपने कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट यूज किए अपने चैनल पर डालने के लिए, है ना, बहुत सारी और भी चीजें थी. What I'm trying to state over here is that I was trying to convince him that sadhana is very important. But he told that only knowledge, and then he went to Himachal Pradesh. In one of his shorts video, he told कि मैं अभी यहाँ पे आया हूँ हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा सा मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ आके, क्योंकि प्रखर ने इतना दिमाग खराब कर दिया मेरा. ठीक है, इट इज नॉट अबाउट कि मैं उनके नुक्स निकाल रहा हूं, ठीक है, डोंट टेक इट लाइक दैट. मैं उनकी वीकनेस नहीं निकाल रहा हूं. ही इज अ वेरी महान गाय, ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी. ओके, आपको पता है कि मैं कितना उनका एडमायरर हूं, बट कुछ चीजें जो हैं जहां पे मैंने उनको पॉइंट करने की कोशिश करी थी, वो चीज वहां पे नहीं हो पाई, क्योंकि शायद मैं एक तुच्छ प्राणी हूं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, इस वजह से मेरी बातें नहीं सुनी गई. बट व्हाटएवर जो भी था, फिर मेरे को हड़का भी दिया गया.
कि आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता है। तो किसी को कुछ नहीं पता एक्चुअली। तो वो भी सेशन कभी आया नहीं। और तीसरा सेशन था, एक ऐसे बंदे के बारे में बात हो रही थी उस सेशन में जो सेशन कभी आया नहीं। उस सेशन में कुछ और लोग थे, एक दो लोग और आए थे, वो भी मेरे साथ टच में इंस्टाग्राम पे, उनसे मेरी बात हुई, वो सब हुआ। तो उन्होंने एक बंदे के बारे में बात करी जो साउंड ऑफ साइलेंस के खिलाफ बात करता है। उन्होंने सीधा बोला कि उनको नहीं आ रही है, तो इस व्यक्ति ने बहुत सारे अगेंस्ट वीडियो बनाए, जबकि उस व्यक्ति ने एक्चुअली सबके ऊपर बहुत सारे अगेंस्ट वीडियो बनाए हुए हैं। हर आदमी को अगेंस्ट बोलता है वो व्यक्ति। तो ही वॉज वेरी एंग्री ऑन दैट, एंड देन ही वेंट ऑन कि साधना से कुछ नहीं होता, ये स्पिरिचुअलिटी सब बेकार चीजें हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बेकार है, इससे कुछ होता नहीं है। तो मैंने उनसे कुछ हाथ उठाया और मैंने क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा सर, आइसोलेटेड लेवल की जो सफरिंग है, यानी अकेलेपन की जो सफरिंग है, वो भी क्या इससे सॉल्व नहीं होगी? तो बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं पता है ना। तो वहां से मेरे को जब मुझे बैठाया गया तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। मैं वापस आया, मैंने अपने गर्लफ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा अब बहुत हो गया, मैं वीडियो बना रहा हूं। वो कहती है सोच समझ के जो करना है करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वीडियो बनाया, 20 मिनट का वीडियो था। अगर मैं वीडियो आज भी वो पब्लिश कर दूं तो वीडियो वायरल होने वाला है। और मैंने आज तक वो वीडियो पब्लिश नहीं किया बिकॉज इस व्यक्ति का मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है। क्योंकि मुझे एक चीज ये पता थी कि गुस्से में मैं कर रहा हूं, और जब भी आप गुस्से में हो तो 24 से 48 घंटे रुको, उसके बाद डिसीजन लो। जब 24 घंटे में रुका तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि ये इमोशनल डिसीजन है मेरा, मुझे इसको पब्लिश नहीं करना चाहिए। मैंने पूरा वीडियो बना लिया, एडिट कर लिया, सब कुछ कर लिया। आपके ही सेशन में आप ये बोलते हो क्वेश्चनिंग करो, और आपके ही जो स्टूडेंट्स आते हैं जब आपको क्वेश्चन करते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। क्योंकि हर कोई इतना डम्ब नहीं होता कि वो बैठा रहे और सुनता रहे। कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति भी आएंगे, वो भी आपको काउंटर करेंगे। तो बट एनीवे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये जो एंगर है ना, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और वो फूटा एंगर। और आपको भी अगर थोड़ी सी भी अकल है ना, तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई, ये किसी काम की नहीं थी, बेनाम की थी। ये सिर्फ ईगो बढ़ गया आदमी का। क्यों? मैंने आपसे क्या बोला? अगर आप साधना नहीं करोगे तो छोटी छोटी बातें आपको माइंड करेंगी। मेरी एक नेहा कक्कर से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत गंदी, दूसरे चैनल पे। उसमें बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे, बहुत अगेंस्ट। मैंने अपने कुछ लोगों से बात किया कि ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, और मुझे क्या बोलना चाहिए। तो सबने बोला बोलो बोलो बोलो, क्योंकि सबको सब बेवकूफ है। मैं आपको सही बताता हूं ना, जब आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आपको कुछ नहीं बोलना है, जब तक कोई बहुत बड़ी चीज ना हो गई हो, आपके माँ बाप के बारे में बोल दिया, बीवी के बारे में बोल दिया, बच्चों के बारे में, या आपको डेथ थ्रेट आ गया हो, मर्डर आ गया, कुछ भी डिफेमेशन हो रही है बड़ी लेवल पे, आपको बिजनेस का नुकसान हो रहा हो, तब तक नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक्चुअली होता है। और किसको नहीं बोला जाता है? नरेंद्र मोदी को नहीं बोला जाता, राहुल गांधी को नहीं बोला जाता है, सलमान खान को नहीं बोला जाता है, शाहरुख खान को नहीं बोला जाता है। कौन सी ऐसी हस्ती है जिसको नहीं बोला जाता? गांधी को भी लोग बोलते हैं, किसको नहीं बोल रहे? तो सबसे बड़ा प्रमाण यही था इस कंट्रोवर्सी का कि साधना, अगर आप साधना को एक तरफ बेकार करार कर रहे हो तो आप हिमाचल प्रदेश क्यों चले गए फिर साधना करने? आखिरी में आपके साधना ही काम आई। तो अब कुछ लोग कहते हैं आप गलत हो, समझ नहीं पाए हो। देखो, मैं सब समझ चुका हूं, मैं वहां बैठा था, मैंने सब क्वेश्चन कर रखा है ना। आप लोग कहते हैं कि आप इस स्टैंड पॉइंट से वो बोल रहे थे, कोई स्टैंड पॉइंट नहीं था वहां पे। सीधा मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था कि अकेलापन खत्म होगा या नहीं होगा, इतना बताओ। तो कह रहे नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, डन, सिंपल। ठीक है, मैं आपको एक चीज सिंपल कहना चाहता हूं, ना मेरी बात को समझो, ना किसी और बात को समझो, ना मेरी बात मानो, किसी और की बात मानो, किसी की बात मत मानो। आप दुनिया का
सारा शास्त्र पढ़ डालो, सारी गीताएं पढ़ डालो, वेदांत पढ़ डालो, उधार लिया हुआ ज्ञान, ये कागज की कश्तियों से तुम नदी पार कर रहे हो, दूसरी तरफ ही डूब जाओगे। एक कागज की कश्तियां हैं, आपको कह रहा हूं मैं इससे नदी पार करूंगा, आप जैसे ही रखोगे उसी में डूब जाओगे आप। एक कागज की कश्तियों से कुछ नहीं होता है। एक कागज जो है, ये शास्त्र जो है, इससे सिर्फ एक डायरेक्शन मिलती है, पर इसे समझ नहीं आता आपको समझ खुद ही आएगा अगर आपको बोध होगा तो। इसीलिए मैंने हमेशा यह बोला है, पहले ज्ञान नहीं आया है, पहले बोध आया है, फिर उस बोध को किसी ने लिखा है, फिर किसी और ने दूसरी किताब में लिखा। ऐसे करते करते पूरा का पूरा वेदांत है, उपनिषद से। लेकिन क्या उपनिषद एक इंसान से बड़ा हो जाएगा, एक मनुष्य से बड़ा हो जाएगा? नहीं। मनुष्यों के विचारों को, मनुष्यों के अनुभवों को, मनुष्यों के बोध को किताबों में लिखा गया है। तो मनुष्य बड़ा है या किताब बड़ी है, या फिर यह कहें बोध बड़ा है या ज्ञान बड़ा है? और वो चीज आप साक्षात अपने अंदर भी देख सकते हो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। अब शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अद्वैत वेदांता की स्थापना करी। अब अद्वैत वेदांता हम पढ़ने लगे तो हमें क्या समझ में आ जाएगा? हमें बस एक साइड समझ में आएगा। फिर हमें रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि नॉन डुअलिटी नाम की कोई चीज है भी, क्योंकि हर चीज तो डुअल दिख रहा है। लड़का लड़की, दिन रात, सब कुछ तो डुअल है। सर्दी गर्मी, सूरज चांद, ठंडा गरम, सब कुछ तो डुअल है। एवरीथिंग हैज अ डुअलिटी। आप क्या देखोगे? जहां सुख है वहां दुख है। अगर तुमने इस लड़की का सुख भोगा तो तुम लड़की का दुख भी भोगोगे। लोग कहते हैं ब्रेकअप हो गया, बाहर कैसे आए? मैंने कहा नहीं आ सकते, 6 महीने बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपने सुख भोगा है। अब आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। यू नीड टू फकिंग पे इट टू द यूनिवर्स। सो हर चीज तो डुअलिटी में है। तो अब मैंने कैसे देखा? मैंने ऐसे देखा, आपके सामने जो मैंने बातें बोली, सर्दी गर्मी, ब्रेकअप के पहले सुख, ब्रेकअप के बाद दुख, ये मैंने खुद अपने अंदर से देखा है। लोग कहते हैं हाउ टू सर्वाइव द ब्रेकअप। यू कैन नॉट सर्वाइव द ब्रेकअप, यू जस्ट कैन नॉट। यू हैव टू बी इन दैट पेन फॉर सम टाइम एंड कीप पेशेंस। दैट्स इट, कि ये वक्त भी टल जाएगा, बुरा वक्त है, टल जाएगा। बिकॉज डुअलिटी काम कर रही है हर चीज में, हर चीज में डुअलिटी काम कर रही है। जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होती है। यहां पे डुअलिटी है, पढ़ाई कम करोगे कम सक्सेस है। आप दुनिया की सारी मार्केटिंग की किताबें पढ़ डालो और उसके बाद उसको अप्लाई करो, उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी। बड़े से बड़ा जो एंटरप्रेन्योर है, डुअलिटी का एक साइड क्या है उसके लिए, कि उसने किताबें पढ़ी। ये डुअलिटी का पहला चरण है। डुअलिटी का दूसरा चरण है कि उसको इतनी बड़ी सक्सेस मिली, तो उसने पेट्रोल भरा और उतनी ही बड़ी आग लगी। जितना ज्यादा पेट्रोल था उतनी बड़ी आग। डुअलिटी काम कर रही है यहां पे। तो अद्वैत वेदांता पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यूनिवर्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपको बोध हो गया। अब इसको कोई मेरे को गलत साबित कर सकता है? नहीं कर सकता। कितने भी लोग आ जाएं, संदीप महेश्वरी आ जाएं, शंकराचार्य जी आ जाएं, सदगुरु आ जाएं, जय कृष्णमूर्ति जी आ जाएं, ओशो आ जाएं, ये आ जाएं, वो आ जाएं, सारे लोग आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने खुद देख रहा। अरे मेरे को दिख रहा है, एक आदमी को भूत दिख रहा है। दुनिया बोल रही है कि भूत नहीं है, उसके लिए तो है। और अगर मैं दुनिया को भी दिखा दूं कि भूत कैसे देखते हैं, तो आप दुनिया को भी भूत दिखने लगेगा, है ना? तो इसीलिए मैं हमेशा यह बोलता हूं कि क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन सबसे जरूरी चीज है। नॉलेज, ज्ञान और बोध, इसमें भी मत पढ़ो। ज्ञान और बोध के चक्कर में भी मत पढ़ो। अपने आप को बस क्वेश्चनिंग अच्छा कर लो और ऑब्जर्वेशन कर लो। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही है बोध करना। दो व्यक्तियों का स्टेट ऑफ माइंड है। एक व्यक्ति है जिसके घर में एक मृत्यु हुई, लेट से उसकी मां की मृत्यु हो गई, और दूसरा व्यक्ति है उसके घर में भी उसकी मां की मृत्यु हुई है, मृत्युशैया।
एक व्यक्ति 6 महीने में बाहर आ जाता है, दूसरा व्यक्ति भी 6 महीने में बाहर आता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है, जो पहला व्यक्ति है, वो मृत्यु का जो समय है उसको देखते हुए बाहर आता है, और दूसरा व्यक्ति मृत्यु का समय नहीं देखता, वो डाइवर्ट रहता है कहीं और। वो कभी गाना सुन रहा है, कभी जिम कर रहा है, कभी स्विमिंग पूल ज्वाइन कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि अपना माइंड डाइवर्ट रखो, अपना माइंड डाइवर्ट रखो, लेकिन जो पहला व्यक्ति है वो अपना माइंड डाइवर्ट भी रखा है, लेकिन कुछ समय निकाल रहा है दिन का अपने अंदर झांकने के लिए। जब 6 महीने बाद दोनों बाहर आएंगे तो जो पहला व्यक्ति है उसको मृत्यु का आभास होगा, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको आभास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु देखी ही नहीं। मृत्यु किसी की हो गई, घर में एक बहुत बड़ा बम विस्फोट हो गया, अब आपके अंदर रिएक्शंस उठ रहे हैं। वो क्यों उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कहां उठ रहे हैं, हर चीज को लॉजिकल माइंड से अगर आप देखना चालू कर दो, अपने माइंड से सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ बैठे बैठे ऑब्जर्व करो, आप देखोगे कि वो आपकी कॉन्शियस मेमोरी में बनने लगेगा। अभी सब कुछ सब कॉन्शियस मेमोरी में है, तो वो रिट्रीव नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप उसको साक्षात्कार, उसका अनुभव कर रहे हो, आप रो रहे हो और आपके मन में जो चल रहा है उसको देख रहे हो, आपकी जो कॉन्शियस स्मृति है, कॉन्शियस मेमोरी है, उसमें वो स्टोर हो गया है। अब उसको रिट्रीव करना आसान है। तो अब आप किसी को भी कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि आपने सच में मृत्यु का बोध किया है कि मृत्यु किसी मनुष्य के मन में कैसे क्रियाएं करती हैं। वो एक एक क्रिया क्या थी और क्यों थी, कैसे थी, कहां थी, कब हुई, कब नहीं, सब पता है आपको। क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है। ऐसे ही जब आपको ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप भी ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है मन में। बस अंदर देखते रहो कि रात में 3 बजे ही क्यों मैं रोने लगता हूं, रात में 3 बजे मैं क्यों रोने लगता हूं, क्योंकि मैं सो रहा हूं और एकदम से जैसे मैं उठा तो मुझे वो दुख याद आ गया, और कोई नहीं है मेरे पास, अंधेरा है। क्या इस वजह से हो रहा है कि रात में मैं 3 बजे ही क्यों रो रहा हूं? और मुझे जब मैं जिम करता हूं तब मुझे दर्द नहीं होता है, जब मैं जिम से वापस आ रहा हूं तो मुझे दर्द हो रहा है। और दर्द क्यों हो रहा है? क्या दर्द इस वजह से हो रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, या दर्द इस वजह से हो रहा है कि मुझे कष्ट हुआ है, मेरी आदत पड़ी हुई थी उस लड़की की, आई वॉज हैबिचुएटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, मुझे वो चाहिए, मेरे ईगो को ठोस पहुंची है, मेरे साथ उसने कैसे कर दिया। क्यों? आप महान राजा हो, कैसे हो गया ये सब? हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? मैं आ रहा है बीच में। और दूसरी चीज और क्या आ रहा है? हो सकता है आपको यह आ रहा हो कि वो किसी और को टच कर रही है, ये परेशान कर रहा हो आपको। हो सकता है आपको यह आ रहा हो कि आपके सपने थे, आपको बच्चे पैदा करने थे, आपने बच्चों के नाम सोच लिए थे, वो सारे सपने शैटर हो गए, बिखर गए एक आईने की तरह। हो सकता है यह परेशान कर रहा हो। लेकिन आप दुनिया से क्या बोल रहे हो कि मेरा ब्रेकअप हुआ, जबकि आपका ब्रेकअप हुआ यह परेशानी नहीं है। आपको परेशानी है कि आपके सपने टूट गए, आपको परेशानी है कि आपको अगले साल शादी करनी थी, आपको परेशानी है कि वो किसी और को टच कर रही है, आपको परेशानी है कि आपको उसकी आदत पड़ी हुई थी, आपको हर घंटे उससे बात करने की आदत थी, आपको वो बात करने के लिए आप कंपनसेट कैसे करें। और आप दुनिया से क्या बोल रहे हो कि मेरा ब्रेकअप हुआ, जबकि ब्रेकअप नहीं हुआ। दैट इज नॉट द हुक, द हुक इज समथिंग एल्स। बट क्या हुक है? वो तो सिर्फ आपको ही पता चलेगा देख के अंदर, और इसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है कि आपको देख के कुछ उसको सही कर देना, वो कुछ नहीं सही होगा। छूने की कोशिश मत करो कि वो किसी और को टच कर रही है तो मुझे बुरा लग रहा है, बस यहीं तक सही है, इसको सही कैसे करूं ये सवाल मत पूछो। वो उसको टच कर रही है तो उसमें क्या खराब लग रहा है, कहां टच करने में खराब लग, क्या उसको वो किस कर रही है तो ये क्यों खराब लग रहा है कि वो किस कर रही है? क्योंकि वो मुझे जैसे किस करती थी वैसे उसको भी कर रही होगी।
वो मेरी किस थी, वो मेरा स्पर्श था, वो सिर्फ मैं फील कर सकता हूं। उसके शरीर की जो स्मेल थी वो सिर्फ मैं अनुभव कर सकता हूं, कोई और कैसे कर रहा है। मेरी थी वो, मैं आ रहा है हर जगह, ये परेशान कर रहा है। तो ऐसे आपको समझना होगा। ऑब्जर्व करने का मतलब यही है कि आप एक ही चीज को देखते रहो। जब आप देखते रहोगे तो कुछ टाइम बाद कुछ नई डिटेल्स दिखेंगी उसमें, और कुछ टाइम बाद और कुछ नई डिटेल्स दिखेंगी। इससे होगा क्या, एक बार तुम पूरी तरीके से देख लिए और बाहर आ गए, तो अब सेकंड टाइम जो कुछ भी होगा तुम्हें पता होगा कि अब ये होगा, 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 अब ये होगा। अगर सेकंड ब्रेकअप होता है तो तुम्हें पता होगा अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये, क्योंकि तुमने देख रखा है। एक पूरा का पूरा नक्शा बना हुआ है, अंदर मैप बना हुआ है अंदर की तरफ। वो मैप पूरा का पूरा जो है वो आपने स्टोर कर लिया है। कहां? कॉन्शियस मेमोरी में, जिसको रिट्रीव किया जा सकता है, जिसको निकाला जा सकता है। स्टोर बाकी लड़कों की मेमोरी में भी है। जो अन्य युवक हुए हैं या युवती हुई हैं, उनके भी ब्रेकअप हुए हैं, उनको भी सबकॉन्शियस मेमोरी में ये सब स्टोर है, बट वो सबकॉन्शियस में वो रिट्रीव नहीं किया जा सकता है। जैसे आपसे पूछे कि 2 हफ्ते पहले तुम संडे को क्या खा रहे थे, आप कहोगे मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने ये नोट किया है कहीं पे कि मैं संडे को इतने बजे ये खा रहा हूं, और आपने किताब में लिख के रख लिया है कहीं पे, तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्यों भाई पिछले हफ्ते संडे को तुम क्या खा रहे थे, तो आप वो किताब खोलोगे, टाइम देखोगे और बता दोगे कि मैं मैगी खा रहा था। खत्म। एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। एंड ये किससे मैंने सीखा है, मैं ये भी बताना चाहता हूं। ये कृष्णमूर्ति जी से सीखा है मैंने। उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्व करो, चेंज मत करो, बदलो मत, कुछ मोटिव मत रखो, एंड गोल मत रखो ऑब्जर्व करने, बस देखो। चिड़िया सामने से उड़ रही है, बस देखो, अच्छे से देखो। तुम्हारा काम है देखना। चिड़ियों को छूने की कोशिश मत करो। चिड़िया में बदलाव मत लाओ। ये मत पूछो चिड़िया क्यों उड़ रही है, अरे चिड़िया को देखो क्यों, वो सब बात की बात है। बार बार देखोगे अपने आप क्यों क्लियर हो जाएगा। देखते रहो मन में क्या चल रहा है। अच्छा, अभी मेरे मन की स्टेट ये चल रही है, आज मेरा मूड खराब है, तो क्यों खराब है? अच्छा, ये इस वजह से खराब। आपको सब पता होगा, लोगों को यही नहीं पता उनका मूड क्यों खराब है। उनसे पूछो आपका मूड क्यों खराब है, आज आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो। अरे तो किसको पता होगा मूर्ख? तेरा पूरा ध्यान यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ। अरे कुछ तो ध्यान लगा अपने अंदर। यूपीएससी की तैयारी तो करता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग बाहर तो ध्यान देते, अंदर नहीं देते। एक एक लेयर अगर आप देखते रहो और सिर्फ देखो, बदलो मत कुछ, सिर्फ देखते रहो बैठे बैठे। लोग कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, थॉट्स आ रहा है। थॉट देखो, थॉट क्यों आ रहा है, कहां से आया, कैसे आया, ब्रांचेस बनी, कुछ मत देखो, सिर्फ बैठो और थॉट को देखते रहो। अब देखते रहो, धीरे धीरे अपने आप क्यों क्लियर हो जाएगा। अपनी सांसों को देखते रहो। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मैंने सांसों को देखना स्टार्ट किया। 22 साल हो चुके थे मुझे इन्हीं सांसों के साथ। लेकिन जब मैं सांसों को देखता रहा तो मुझे पता चला कि सांसें या तो लेफ्ट से आ रही हैं या तो राइट से आ रही हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया? 22 साल का मेरा जीवन, मुझे आज तक यही नहीं पता चला कि मेरे सांसें एक तरफ से ज्यादा आती हैं, एक तरफ से कम आती हैं। मैंने मेडिकल गूगल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहां पे लिखा नेजल साइकिल बोलते हैं इसको। जिंदगी में मुझे पहले बोध हुआ, फिर मुझे पता चला नेजल साइकिल क्या होती है। आज तक लोग मेडिटेशन करते हैं, लोगों को यही नहीं पता है कि सांस 80% एक साइड से आ रही होती है। बिना हाथ लगाए मैं बता दूंगा कि अभी लेफ्ट साइड से चल रही है, ईडा एक्टिव है या पिंगला एक्टिव है, लेफ्ट या राइट। बड़ी खतरनाक चीज है, लोगों को यही नहीं पता है।
अगर आप सिर्फ देखो एक एक चीज, तो ध्यान इतना गहरा हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे आपने दाल चावल खाया और दाल चावल पेट में गया, और कितना दाल चावल पच रहा है, कैसे पच रहा है, क्यों पच रहा है, ये भी पता चल जाएगा आपको पता चलेगा अब ये दाल चावल पच रहा है, अब ये चावल मेरा अंतड़ियों में चला गया, पेट से उतर के। इतना मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि मैं इतना हैवी ऑब्जर्वर नहीं हूं शरीर को लेके, मेरा माइंड को ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि माइंड ज्यादा पास है मेरे, शरीर थोड़ा आगे है, पहले माइंड आता है। माइंड को ऑब्जर्व करना आसान है, शरीर के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा स्टेज डीप जानी पड़ेगी आपको। इसीलिए कहते हैं साधना का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि आपके कैसे भी करके आपके ध्यान को शार्प किया जाए, इतना शार्प कि डायमंड को काट सके, डायमंड कटर, डायमंड कट जाए। जो चीज आप देखो उसमें ऐसी डिटेल दिखे कि लोगों को देखने पॉसिबल ही नहीं है क्या हो रहा है, लोगों को दिख ही नहीं रही है, सिर्फ आपको दिख रही है। इससे बड़ा अजूबा क्या हो सकता है? सारा खेल ध्यान का है। अटेंशन इज करेंसी राइट नाउ डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। क्यों? क्योंकि सारा खेल ध्यान का है। जहां ध्यान जाएगा वो चीज अपने आप खुल जाएगी, पर ध्यान वहां पे रहे, वहां से हटे नहीं, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक वैसे जैसे कि एक सूरज की किरणें लेंस के थ्रू होते हुए कागज पे आती हैं, अगर आप पॉइंटर को साइड कर दोगे तो कागज नहीं जलेगा। कागज जलेगा कैसे? जब आप देखते रहोगे, और सिर्फ देखते रहो, एक ही जगह गड़ाए रहो, साला देखो क्या होता है, पागल हो जाओगे। तो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, आज का जो टॉपिक है उसमें हमने ये देखा कि अगर हम जब मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान तो एक बढ़ता ही है। उसका पीछे का जो रीजन है वो ये है कि ये अंदर जो हार्मोन से रिलीज होते हैं तो उससे ध्यान और आकर्षित हो जाता है और शार्प हो जाता है और शार्पर ही होता चला जाता है। और ये खुशी तो पहला स्तर होता है साधना का, ये तो शुरू का पहला सीढ़ी है। पहले आपको खुशी मिल जाए। खुशी क्या? सुकून, सुख। हाँ, अब कोई अगर आपकी जॉब चली गई है, ब्रेकअप हो रखा है, तो उस वक्त आप मेडिटेशन कर रहे हो तो दैट इज इंटेलेक्चुअल सफरिंग, दैट इज नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टेंशियल। ये सिर्फ अकेलापन खत्म करेगा। ये भी प्रॉब्लम है, इसे बार में दोहराता रहता हूं मैं बार बार इसको, कि आपकी जॉब चली गई है, आपके पास पैसे नहीं, कर्जा चढ़ा हुआ है, आपका ब्रेकअप हो गया, डेथ हो गई है, वहां आपको मेडिटेशन करे, कुछ नहीं होने वाला मेडिटेशन से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।